प्लस दोस्तों सऊदी अरेबिया ने अभी $50 बिलियन का एक प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क सिटी के अलावा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो 2030 तक कंप्लीट होने वाला है। इसका नाम है द मुकाब। द मुकाब एक बिल्डिंग है दोस्तों, 400 मीटर लंबी, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर ऊंची। एक क्यूबिकल शेप की बिल्डिंग होगी जिसमें जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आपको पता होगा अभी 4-5 दिन पहले ब्रिक्स समिट 24 को खत्म हुई है रशिया के कजान शहर में, और उसमें 40 कंट्रीज के डेलीगेट्स आए थे। उसमें बताया ये भी जा रहा है कि तकरीबन 47 कंट्रीज 47 कंट्रीज के मेंबर्स ने ये विश अपनी इच्छा जताई है कि वो ब्रिक्स की मेंबरशिप लेना चाहते हैं। उनमें से 27 कंट्रीज जो हैं उन्होंने तो ऑफिशियली एप्लीकेशन भी दे दी है और बाकी कंट्रीज की बात चल रही है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जिस दिन ब्रिक्स का लास्ट समिट डे था उस दिन पुतिन ने ब्रिक्स करेंसी जो है उसको उन्होंने अपने हाथ में लिया और वो जो प्रीमाइसेस था उसमें घूम रहे थे और ये मीडिया में काफी वायरल हो चुका है। ये आपके स्क्रीन पे लगाऊंगा मैं, आप देखिएगा। रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के कुछ मॉन्यूमेंट्स उस करेंसी में थे। अब मीडिया को ये लगने लगा कि ये ब्रिक्स करेंसी आ चुकी है, बट पुतिन ने क्लियर कर दिया था कि ये ब्रिक्स करेंसी अभी नहीं आ रही है, उसके लिए अभी टाइम है और वी विल ग्रेजुअली डिस्कस अमॉन्ग ऑल डिफरेंट कंट्रीज, ब्रिक्स मेंबर्स कंट्रीज, कि ब्रिक्स करेंसी को कब लाया जाए। बट अभी ब्रिक्स करेंसी नहीं आएगी। बट हाँ, पुतिन ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि जो यूएस डॉलर का डोमिनेंस था टिल डेट वो अब जाने वाला है। जो ग्लोबल पावर शिफ्ट होने वाला है वेस्ट से ईस्ट की साइड में, और बेसिकली 3 कंट्रीज ही हैं, एशियन जायंट्स, रशिया, इंडिया और चाइना। तो ग्लोबल पावर शिफ्ट होके अब इनके पास आने वाला है। एक जो वेस्टर्न हेजेमनी थी उसका एंड आ चुका है। बट दोस्तों यूएस के पास पावर आज भी है, जितनी पावर पहले थी पावर उसके पास आज भी उतनी ही है। अभी आपको पता होगा 9 जून 2024 को जो यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में 50 इयर्स का जो पेट्रो डॉलर पैक्ट साइन हुआ था वो खत्म हो रहा था और उसको रिन्यू कराना था। सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में वो पेट्रो डॉलर पैक्ट रिन्यू होना था, बट सऊदी अरेबिया ने उस चीज को मना कर दिया। ये पेट्रो डॉलर पैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1974 में 9 जून 1974 को यूएस ने सऊदी अरेबिया को ये बोला कि आप जो भी तेल बेचते हैं पूरी दुनिया को उसको हमारी करेंसी में बेचिए, डॉलर में बेचिए, बदले में इस रीजन में आपकी सिक्योरिटी की गारंटी हमारी। दादा तो है ही यूएस, हर जगह जहां उसको फायदा दिखता है वहां पहुंचता है, लेवरेज क्रिएट करता है, अपने बेट्स को हेज करता है और उस कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसके साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन करता है और वहां पे अपना एक मिलिट्री बेस बना लेता है। इसने पूरे मिडिल ईस्ट में यही किया है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, यूएस के पूरे वर्ल्ड में 800 से ज्यादा मिलिट्री और नेवल बेसेस हैं, सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में। तो यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ 9 जून 1974 को ये पेट्रो डॉलर पैक्ट साइन कर लिया। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने जितनी भी ऑयल एक्सपोर्ट की है तब से 30 इयर्स तक आज तक टिल डेट, मतलब 9 जून 2024 से पहले तक सब डॉलर में ही बेचा उसने तेल को। तेल बेच के डॉलर में ही पैसा कमाया है, जिससे डॉलर की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ी है और डॉलर स्ट्रांग हुआ है। अब 2024 में 9 जून को ये पैक्ट खत्म कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया। तो यूएस की हेजेमनी कम तो हो रही है दोस्तों। तो उसी पे पुतिन ने ये कहा कि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है बहुत जल्द और यूएस ये देखेगा। दोस्तों रसिया पे इतने सैंक्शंस लगने के बाद भी रसिया अगर खड़ा रहा, बिल्कुल स्टैंड अलोन खड़ा रहा, वेस्ट ने हर पूरी ताकत झोंक दी अपनी रशिया को आइसोलेट करने के लिए, लेकिन फिर भी रशिया खड़ा रहा। और आज अभी आपको बताऊं 2 दिन पहले आईएमएफ ने एक रैंकिंग निकाली है पीपीपी के टर्म्स में, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में रशिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे इंडिया है। पीपीपी के टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में इंडिया थर्ड पे विद
$16 ट्रिलियन इकोनॉमी। रशिया 4th पे जा चुका है। डिस्पाइट all the sanctions which US and European countries have put on रशिया की इकोनॉमी इतनी अच्छा कर रही है क्योंकि रशिया में नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल दोनों बहुत ज्यादा हैं, प्लस रशिया ने जो यूक्रेन का हिस्सा कब्जा के रखा है उसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो रशिया ने जो भी टेरिटरी ऑक्यूपाई करी उससे उसकी इकोनॉमी ही बढ़ी है। बट अब इन सब चीज होने के बाद ईरान की एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है एच मुजाइन, उन्होंने एक बात कही कि अब यूएस जो है, उन्होंने बेसिकली यूएस पे एक बहुत बड़ा एक्विजिशन लगाया है, एलिगेशन लगाया है कि यूएस जो है अब ब्रिक्स कंट्रीज को टारगेट करेगा और वहां रेजिम चेंज कराने की गलती कर सकता है यूएस, क्योंकि पास्ट में यूएस ने ऐसा बहुत किया है। दोस्तों यूएस ने 2011 में लीबिया के जो किंग थे मामूर गद्दाफी, उनको मरवाया था और उनके मरने से कई दिन पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये मरने वाले हैं, क्योंकि मामूर गद्दाफी ने, लीबिया एक अफ्रीका की कंट्री है, तो उन्होंने एक अफ्रीकन यूनियन करेंसी बनाने का एक पेशकश की थी अफ्रीकन कंट्रीज के सामने कि हम एक अफ्रीकन यूनियन करेंसी बनाते हैं डॉलर की डोमिनेशन से बचने के लिए, डॉलर का यूज कम करने के लिए एक कंबाइन करेंसी बनाएंगे जो अफ्रीकन यूनियन में चलेगी और उसको हम बैक करेंगे, उसको हम पैक करेंगे जो अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे और गोल्ड से। अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, या फिर फ्रेश वाटर। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, अफ्रीका में वर्ल्ड का 10% फ्रेश वाटर वहां पे अवेलेबल है। इस वजह से जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज और यूएस है वहां पे लगे रहते हैं उनको कॉलोनाइज करके वहां से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो मामूर गद्दाफी को इन्होंने मार दिया। सद्दाम हुसैन को भी इन्होंने इसीलिए मारा क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में एक कंबाइंड करेंसी लाने की सोच रहा था, सारे मिडिल ईस्ट कंट्री से बात करके, ताकि यूएस का डोमिनेशन जो है, यूएस डॉलर का जो डोमिनेशन है वो खत्म हो जाए। गद्दाफी भी चला गया इसी चक्कर में। तो ईरानियन जर्नलिस्ट ने इसीलिए ये बात कही कि जब यूएस डॉलर पे खतरा आता है तो यूएस उन कंट्रीज में रेजिम चेंज कराने की बात करता है और रेजिम चेंज कराता है और कत्लेआम मचाता है। तो अब ब्रिक्स कंट्रीज की बारी है। अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। वैसे होगा नहीं क्योंकि तब चीजें कुछ और थी, आज चीजें कुछ और है। आज रशिया, इंडिया, चाइना, दे आर वेल कैपेबल टू काउंटर यूएस और एनी स्ट्राइक। तो यूएस जो है रेजिम चेंज कराने की नौबत अपने पल्ले नहीं ले सकता। तो उसका एक और खबर आई है, सऊदी अरेबिया में ब्लैक रॉक के सीईओ, गोल्डमैन सैक्स के सीईओ और सिटी बैंक के सीईओ, सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है रियाद, वहां पे उनकी मीटिंग चल रही है एमबीएस के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं। उन्होंने $28 बिलियन का डील प्रोवाइड कराया है सऊदी अरेबिया को आज से, यानी 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 3 दिन तक ये डील चलेगी, ये मीटिंग चलेगी उनकी रियाद में। और कई सारे इन्वेस्टमेंट्स ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स और सिटी बैंक सऊदी अरेबिया में करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है एमबीएस बहुत ही एक विजनरी लीडर है, उनको अच्छे से पता है कि आने वाले 15 से 20 साल में तेल खत्म होने वाला है, दुनिया ऑयल को रिप्लेस कर देगी इलेक्ट्रिक इंजन से या फिर ग्रीन हाइड्रोजन से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ऑयल रिप्लेस हो जाएगा, ऑयल अब नहीं बिकेगा। तो एमबीएस पहले से ही अल्टरनेटिव ढूंढ के उस पर शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने सेमीकंडक्टर्स के चिप्स को अपने कंट्रीज में लाने का एक एस्टैब्लिश प्लान बना चुके हैं। वो लोग कई फैक्ट्रियों से बात कर चुके हैं और उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस यूएई में और सऊदी अरेबिया में लगाने की बात हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर ही फ्यूचर है, चिप ही फ्यूचर है। चाहे वो कार से लेके रॉकेट तक हो, छोटे मोबाइल से लेके लैपटॉप, कुछ भी हो, चिप बहुत जरूरी होती है। और जिस कंट्री के पास चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो वर्ल्ड में अपना एक डोमिनेशन बना के रखेगा, उसकी हेजेमनी चलेगी वर्ल्ड पे। और सऊदी अरेबिया को पता है ये चीज, इसलिए सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। प्लस दोस्तों सऊदी अरेबिया ने अभी $50 बिलियन का एक प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क सिटी के अलावा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो 2030 तक कंप्लीट होने वाला है। इसका नाम है द मुकाब।
दुमका में एक बिल्डिंग है दोस्तों, 400 मीटर लंबी, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर ऊंची, एक क्यूबिकल शेप की बिल्डिंग होगी, जिसमें कम से कम 20 एम्पायर स्टेट्स की बिल्डिंग आ सकती है, 9000 होटल रूम्स आ सकते हैं, 1 लाख रेसिडेंशियल फ्लैट्स आ सकते हैं उसमें। इतनी बड़ी वो बिल्डिंग होगी और वो 2030 तक कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं और वो हो भी जाएगी। पिछले कुछ सालों में दुबई और अबू धाबी और इन जगहों पे सबसे ज्यादा बिजनेस सेंटर्स बने, क्योंकि एक तो ये टैक्स फ्री है, दूसरा क्राइम फ्री है, क्राइम रेट यहाँ पे 0% है दोस्तों, तो इसलिए अट्रैक्शन का केंद्र बना है ये दुबई, अबू धाबी, और अब सऊदी अरेबिया भी उसी राह पे चल पड़ा है, बनने वाला है वो भी। एक और चीज दोस्तों आपको बताऊं, आज जर्मनी के वाइस चांसलर और जो वहाँ के इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनका नाम है रॉबर्ट हबैक, वो और पीयूष गोयल यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जा रहे थे बाय मेट्रो। पीयूष गोयल ने उनको मेट्रो में ले जाया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में, तो उस दौरान उन दोनों की बातचीत हो रही थी और पीयूष गोयल ने कहा उनको कि हम अब जर्मनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम अपने देश में अब नहीं बेचेंगे, क्योंकि चाइना उस चीज पर अड़ंगा लगा रहा है। जर्मन कंपनी है हेरेंगनेट, वो एक टनल बोरिंग मशीन कंपनी है जो कि टनल बनाती है। उन्होंने पहले भी इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, और अब अहमदाबाद से जो मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनने वाला है उसमें भी प्रोजेक्ट हैंडल वही कर रहे हैं, जर्मन की जो कंपनी है, बोरिंग टनल मशीन कंपनी जो है। बट वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जिसका सेटअप करती है वो चाइना में करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना में है, चीजें वो मैन्युफैक्चर करती है चाइना में, और चाइना से फिर इंडिया आता है सामान, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो सामान चाइना से इंडिया में आता है। तो अब इंडिया में आने के लिए चाइना अड़ंगा लगा रहा है, चाइना ब्लॉक कर रहा है उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को जो इंडिया में आ रहे हैं, जो चाइना में बन रहे हैं। जर्मन कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो चाइना में है, चाइना में बनने के बाद जब वो इंडिया में आ रहे हैं गुड्स, तो उसमें चाइना ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। यही बात पीयूष गोयल ने उस वाइस चांसलर को बोली जिनके साथ वो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे। दोस्तों वाइस चांसलर की शक्ल देखने लायक थी, वो इतने एम्बेरस फील करने लगे, आपको कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बोला कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना में हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा अगर आप कह रहे हैं तो मैं सुन लेता हूँ, आपकी बात तो सुननी चाहिए। पूरी तरह एम्बेरस हो चुके थे वो, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए दोस्तों चाइना पे कभी ट्रस्ट तो किया नहीं जा सकता। अभी चाइना ने हाल ही में जो बॉर्डर एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ एलएसी पे, कि प्री गलवान फेज में जो जैसे भी ट्रूप्स थे वहां पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते थे वैसे ही पोजीशन रिस्टोर की जाएगी, वो सब बातें ठीक है, लेकिन चाइना पे हम आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों आपको पता होगा कि जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर दोनों इंडिया आए हुए थे। जर्मनी और स्पेन अब पागल हुए जा रहे हैं इंडिया को आर्म्स डील प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि उनको पता है इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया के पास यूएस के डिफेंस के सामान, इसराइल के डिफेंस के सामान, फ्रेंच सामान, रशियन मेड आइटम्स तो 60% इंडिया में है ही। तो इन सब ने इंडिया का फायदा उठाया मार्केट का। बट जर्मनी और स्पेन जो थे, उनके जो डिफेंस कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में आज तक नहीं आए थे। उनकी डिफेंस कंपनीज काफी एरोगेंट थी, उनको लग रहा था कि हम इंडिया में नहीं बचेंगे, इंडिया के साथ ये गलत है, इंडिया में ये चीज खराब है, इंडिया ऐसे है, इंडिया वैसे है। लेकिन अब वो घुटनों पे आ गए हैं, उनको भी पता है कि अगर वो इंडिया में सामान नहीं बेचेंगे तो उनका हैवी लॉस होगा, इसलिए वो इंडिया में आए। उन्होंने कई सारे डील्स किए इंडिया के साथ, कई सारी डील्स होने वाली हैं, जैसे सबमरीन की डील होने वाली है, टैंक की डील होने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, जर्मन मशीनरी जो है, जर्मन कार्स हो, चाहे जर्मन मशीन्स हो, चाहे जर्मन गन्स हो, चाहे जर्मन सबमरीन्स हो, जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मशीन्स और कार्स और एनीथिंग। जर्मन मेड चीजें टॉप लेवल की होती है। तो जर्मनी ने डील की है इंडिया के साथ सबमरीन्स को लेके, टैंक को लेके भी डील होने वाली है, जर्मनी मशीन्स को लेके भी, जो गन्स होती हैं उनको लेके भी डील होने वाली है। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, वो भी आ गए इंडिया। उन्होंने भी जाहिर की है इंडिया के साथ डील करने के लिए और इंडिया का मार्केट कैप्चर करने के लिए। स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं टेड्रो सैंक, उन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम जो है लिमिटेड एयरबस फैसिलिटी वो लॉन्च किया है टू मैन्युफैक्चर C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन इंडिया। दोस्तों अब जाते जाते आपको एक और चीज बताते चलो,
अभी 2 दिन पहले इजराइल ने ईरान के जो IRGC मिसाइल फैक्ट्रीज हैं उन पे टारगेट किया, एयर स्ट्राइक किया उन पे और काफी लॉस किया उनको। उनके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए ईरान के, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, वो कुछ कर नहीं पाए इजरायली फाइटर जेट्स को। बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि 2 ईरानियन सोल्जर्स मारे गए हैं। हालांकि ईरानियन मीडिया इसको बहुत अंडरप्ले कर रहा है। इसको जो आयतुल्ला खमीनी है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया इस बात को कि ईरानियन मीडिया को, ईरानियन न्यूज एजेंसी को अंडरप्ले नहीं करना चाहिए इस चीज को, ये गलत है। जो भी चीजें हुई हैं उसको एग्जैक्टली उसी वे में दिखाया जाना चाहिए। ये चीजें हुई। इसके बाद दोस्तों कल ये खबर आई थी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमीनी, उन्होंने वाया एक मीडिएटर के थ्रू उन्होंने एक खबर फैलवाई कि फर्दर रिटेलिएशन नहीं होगा हमारी तरफ से, कोई एस्केलेशन नहीं होगा। हमारे एस्केलेशन से वॉर और बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी का खतरा, स्टेबिलिटी जो है वो हैम्पर होगी, तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही लोगों में राहत आई, यूएस में राहत आई। हालांकि जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया तो यूएस का सपोर्ट उसको नहीं था, यूएस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। यूएस ने बोला ईरान को कि हमारा कोई भी फाइटर जेट नहीं था, इन्वॉल्व नहीं था और हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमें कुछ नहीं पता था। अभी जो बाइडन का एक स्टेटमेंट आया है कि जब अटैक हो रहा था तब इजराइल नोटिफाई किया उनको, व्हाइट हाउस को, कि हम अटैक कर रहे हैं, बट उससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई थी यूएस के साथ। ये दोस्तों इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि अभी इजराइल का जो सीक्रेट अटैक प्लान था ईरान पे, जो उसकी पूरी डॉक्यूमेंट थी, वो यूएस के पेंटागन से लीक हो गई थी और पेंटागन के ही एक सीनियर मोस्ट जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थी उनके थ्रू लीक हुई थी, वो ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिली हुई थी। तो अब इजराइल भी यूएस पे भरोसा कम कर रहा है और जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो यूएस के साथ साझा नहीं करता है। वो इजराइल को भी डर लगता है इन चीजों में। तो ये चीजें हुई, बट लेकिन आज खबर आई है कि आयतुल्ला खमीनी ने फिर से बोल दिया है कि हमारे 4000 मिसाइल्स रेडी हैं एनी टाइम इजराइल को अटैक करने के लिए। सो इजराइल को हमें कम नहीं आंकना चाहिए था। अब हम बताएंगे इजराइल को कि हमारी ताकत क्या है। आई होप कि वॉर एस्केलेट ना हो, ईरान रिटेलिएट ना करे, क्योंकि जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो इजराइल दोबारा से फिर करेगा अटैक और उस केस में वॉर और बढ़ जाएगी, एस्केलेशन और बढ़ जाएगा और आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में। रशिया ने ईरान को खुला सपोर्ट दे ही दिया है। अगर इजराइल फुल्ली वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है और उसको यूएस की बैकिंग होती है तो इधर से रशिया चाइना भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके बहुत बड़े चांसेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।